स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स ऑनर्स के पेपर फोर्थ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यानी गणितीय सांख्यिकी में कल हमने मानक विचलन की परिभाषा, फॉर्मूला और कुछ मेथड्स, कुछ विधियों की बात की गई। किसी बंटन के लिए मानक विचलन कैसे निकालेंगे। आज हम प्रसरण एवं मानक विचलन यानी सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा के लिए उसके कुछ गणितीय गुणों की बात करेंगे, यानी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि बंटन में चर के सभी मानों को एक ही राशि से घटा दें या बढ़ा दें तो प्रसरण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि बंटन का जो चर है उसके सभी मानों को हम कोई फिक्स क्वांटिटी ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो सिग्मा स्क्वायर का मान होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। ये हमें प्रूफ करना है। बहुत आसान सा प्रूफ है। मान लीजिए कोई बंटन दिया हुआ है जिसके मूल चर को हम xi से व्यक्त कर रहे हैं और उसके संगत बारंबारताओं को fi से व्यक्त कर रहे हैं। तो हम जानते हैं x बार उस मूल चर का माध्य x बार इस तरह से परिभाषित होता है। अब हमने उस मूल चर में कोई संख्या k जोड़ दी, यानी एक नया चर हमने बना लिया ui, जो कैसे प्राप्त हुआ, मूल चर में एक क्वांटिटी k जोड़ने से प्राप्त हुआ है। यदि k का मान पॉजिटिव है तो मूल चर में कोई राशि जोड़ी गई है यानी बढ़ाई गई है। यदि k का मान नेगेटिव है तो मूल चर में कोई राशि घटाई गई है। स्पष्ट है। तो k के मान के ऊपर निर्भर करेगा। तो हमने मूल चर के प्रत्येक मान में k जोड़ दिया है तो हमारा जो नया चर बना वो आया ui। अब हम इस नए चर का माध्य देखते हैं u बार। तो अगर हम माध्य देखते हैं और ये हमें पता है कि k नियत है, निश्चित है, तो k समेशन से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो k कॉमन आ जाएगा और फाइनली हल करने पर u बार हो जाएगा हमारा x बार प्लस k, यानी नए चर का माध्य मूल चर के माध्य प्लस जिस राशि को हमने जोड़ा या घटाया है वो राशि। तो u बार बराबर x बार प्लस k। अब वेरिएंस की परिभाषा से हम जानते हैं सिग्मा u स्क्वायर, यानी नए चर के लिए जो वेरिएंस डिफाइन होगा वो इस तरह से होगा समेशन fi ui माइनस u बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन fi। यदि हम ui और u बार का मान रख दें ऊपर से, ui की वैल्यू xi प्लस के और u बार की वैल्यू x बार प्लस के रखने पर स्मॉल के कैंसिल हो जाएगा। फाइनली सिग्मा u स्क्वायर की वैल्यू आई समेशन fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन fi, यानी जो कि मूल चर का वेरिएंस है, सिग्मा x स्क्वायर है। यानी जब हमने नया चर प्राप्त किया है या चर के मानों को एक संख्या k से जोड़ दिया या घटा दिया तो हमारे बंटन का सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस प्रसरण अपरिवर्तित रहा, अनचेंज्ड रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें प्रूफ हो जाता है। एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि बंटन में चर के सभी मानों को एक अचर k से गुणा कर दें तो प्रसरण k स्क्वायर से गुणा हो जाता है। ये इसकी मानक विचलन की या वेरिएंस की, प्रसरण की दूसरी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ भी मान लीजिए बंटन का जो मूल चर है वो xi है, उसके करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसीज हैं fi हैं। अब हमने नया चर ui प्राप्त किया मूल चर को k से गुणा करने से, यानी जो चर के मान है सभी मानों को हमने स्मॉल k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम देख सकते हैं समेशन ui नए चर के सभी मानों का योग होगा, k कांस्टेंट है तो समेशन से बाहर आ जाएगा,
के समेसन एक्स आई। और यहाँ से हम नए चर का माध्य देख सकते हैं, u बार होगा स्मॉल के x बार के बराबर, यानी नए चर और मूल चर के माध्य में ये संबंध होता है। अब प्रसरण की परिभाषा से यानी सिग्मा स्क्वायर की परिभाषा से, तो नए चर के लिए हमने सिग्मा स्क्वायर लिखा, सिग्मा यू स्क्वायर ये होगा। यहाँ से हमने यू आई और यू बार के मान रख दिए, यू आई का मान के एक्स आई, यू बार की वैल्यू के एक्स बार, दोनों के मान रखने पर चूंकि के कांस्टेंट है, समेसन से इंडिपेंडेंट है, तो के कॉमन आ जाएगा, लेकिन के की पावर 2 है, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और फाइनली हमारा सिग्मा यू स्क्वायर बन जाएगा के स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी जो मूल चर के सापेक्ष आपका प्रसरण था उसका के स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होने पर नए चर का प्रसरण प्राप्त हो गया। एक तीसरी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि किसी असंतत बंटन के लिए मानक विचलन समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन से कम नहीं होता, यानी फॉर एनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी माध्य से जो माध्य विचलन लिया गया है उससे कम नहीं होता मानक विचलन। यानी हमें प्रूफ करना है मानक विचलन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है समांतर माध्य से माध्य विचलन के। तो इसको प्रूफ करना है, हम इसी को लेकर चलेंगे और इससे निगमन देखेंगे कि क्या डिडक्शन निकल के आता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, वर्क करने पर हमें, और मानक विचलन का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होता है, तो परिभाषा से मान रखने पर 1/N, जहाँ N सभी बारंबारताओं का योग और समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। समांतर माध्य से माध्य विचलन की परिभाषा ये होती है 1/N समेसन एफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से एक्स आई माइनस एक्स बार को अगर हम डी आई लिखें तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपांड करें, N का मान रखें, N है सभी बारंबारताओं का योग, यानी F1 प्लस F2 प्लस Fn, यानी जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम N है। इसी तरह से एफ आई समेसन एफ आई डी आई स्क्वायर का मीनिंग है I इक्वल्स टू 1 F1 D1 स्क्वायर प्लस I इक्वल्स टू 2 F2 D2 स्क्वायर प्लस इसी तरह से चलते हुए I इक्वल्स टू N Fn DN स्क्वायर, और सेम प्रोसीजर हमने राइट हैंड साइड में लगाया। तो राइट हैंड साइड का हमारा एक्सप्रेशन ये हुआ, और ये हमने माना है कि बंटन में n मान है, यानी n वैल्यूज हैं, यानी I इक्वल्स टू 1 to n तक हम ऐसे बंटन को कंसिडर कर रहे हैं। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पहली टर्म आएगी F1 इंटू F1 D1 स्क्वायर, यानी F1 स्क्वायर D1 स्क्वायर फर्स्ट टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि राइट हैंड साइड में अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो F1 D1 का होल स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से F2 इंटू F2 D2 स्क्वायर, यानी F2 स्क्वायर D2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी F2 D2 के होल स्क्वायर से, और ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म्स होंगी इस तरह की, जब F1 मल्टीप्लाई होगा F2 D2 स्क्वायर से तो हमारे पास टर्म होगी F1 F2 D2 स्क्वायर। F2 जब मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से F1 D1 स्क्वायर से तो हमारे पास टर्म होगी F2 F1 D1 स्क्वायर। F1 F2 दोनों टर्म्स में कॉमन है, कॉमन लेने पर F1 F2 और ब्रैकेट में बचेगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो इस तरह के पद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास वो पद होंगे जो 2AB टाइप के होंगे, यानी ट्वाइस ऑफ दिस टर्म इनटू दिस टर्म।
2f1 f2 d1 d2। और इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, इन टर्म्स को भी हम अगर इधर लेके आ जाएं दूसरी ओर, तो f1 f2 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर माइनस 2 d1 d2, इस तरह से सारी टर्म्स फिक्स हो जाएंगी। और हमारा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर माइनस 2 d1 d2 को लिखा जा सकता है d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर। इस तरह से सारी टर्म्स हो गई। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचेगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सत्य है, क्यों सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं बारंबारताएं फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव होती हैं हमेशा, तो f1 f2 तो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। साथ ही साथ d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, अऋणात्मक होगा, नॉन नेगेटिव होगा, यानी 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा लेफ्ट हैंड साइड में वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो हम जो लेकर चले थे, यानी मानक विचलन ग्रेटर देन इक्वल्स टू है समांतर माध्य से माध्य विचलन से, तो ये बात जो हम लेके चले थे वो सत्य है। अतः हमारी प्रॉपर्टी सही है कि मानक विचलन समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन से कम नहीं होता। अब हम सामूहिक श्रेणियों का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सीरीज, यानी जब हमारे पास एक से ज़्यादा सीरीज हो तो दो श्रेणी दी हुई हो, उन दोनों को मिलाने के बाद उनका मानक विचलन किस तरह से निकालें ये देखेंगे। यदि n1 और n2 आंकड़ों की दो श्रेणियां हैं, हमें दो श्रेणियां दी हुई हैं, एक में n1 मान है, दूसरी में n2 मान है, और यानी चर के n1 मान है पहली श्रेणी में और दूसरी श्रेणी में चर के n2 मान है, और पहली श्रेणी का माध्य m1 है, दूसरी श्रेणी का माध्य m2 है। और ये भी दिया है कि पहली श्रेणी का मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 है तथा दूसरी श्रेणी का मानक विचलन सिग्मा 2 है। तो दोनों श्रेणियों के योग से या मिलाने पर जो प्राप्त होगी श्रेणी, उसमें n1 प्लस n2 पद होंगे या आंकड़े होंगे या चर के मान होंगे। तो नई श्रेणी का मानक विचलन सिग्मा निम्न सूत्र से व्यक्त होता है। तो नई श्रेणी का जो मानक विचलन सिग्मा स्क्वायर होता है वो ये होता है n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर इंटू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। यानी नई श्रेणी का मानक विचलन इस तरह से होगा। ये हम प्रूफ करेंगे, ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कई बार। तो हम पहले कुछ मानेंगे। माना s1 स्क्वायर तथा s2 स्क्वायर दी गई श्रेणियों, जो हमारी पहली और दूसरी श्रेणी है, उनके किसी a से, किसी कल्पित माध्य a से माध्य वर्ग विचलन है। s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर क्या है, पहली तथा दूसरी श्रेणियों के कल्पित माध्य a के सापेक्ष माध्य वर्ग विचलन है। तथा s स्क्वायर सामूहिक श्रेणी का, यानी इस दोनों श्रेणियों को मिलाने के पश्चात जो हमें श्रेणी मिली उसका माध्य वर्ग विचलन है। तब माध्य वर्ग विचलन की परिभाषा से हम जानते हैं s1 स्क्वायर क्या होगा, 1/n1 इंटू समेसन xi माइनस a का होल स्क्वायर, जहाँ समेसन कहाँ से कहाँ तक होगा, पहली श्रेणी का केस है i बराबर 1 से n1 तक। इसी तरह से दूसरी श्रेणी के लिए s2 स्क्वायर यानी माध्य वर्ग विचलन होगा 1/n2 समेसन xi माइनस a का होल स्क्वायर, जहाँ xi कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी i बराबर 1 से n2 होगा। ये शर्त होगी। इनको s1 स्क्वायर को समीकरण 1 लिखा हमने, s2 स्क्वायर को समीकरण 2 से प्रदर्शित किया।
और सामूहिक श्रेणी का माध्य वर्ग विचलन होगा 1/n1 + n2 यानी कुल पदों की संख्या समेसन xi माइनस a का होल स्क्वायर, जहाँ चर में अब पद होंगे हमारे i बराबर 1 से लेकर n1 + n2 तक। तो s स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 1/n1 + n2। इस समेसन को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें, इसका मान होगा n1 s1 स्क्वायर और इसका मान होगा n2 s2 स्क्वायर, यानी समीकरण 1 व 2 से सिर्फ हमने मान रखे हैं। तो s स्क्वायर हमारा ये हो गया। अब वर्ग माध्य मूल एवं मानक विचलन के मध्य संबंध से कल के लेक्चर में हमने देखा था, s1 स्क्वायर किसके बराबर होता है? सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। s2 स्क्वायर क्या होगा? सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, जहां d1 क्या है? पहली श्रेणी का माध्य माइनस कल्पित माध्य, जिस कल्पित माध्य के सापेक्ष हमने s1 लिया है तो वो कल्पित माध्य है। इसी तरह d2 दूसरी श्रेणी का माध्य माइनस जिस कल्पित माध्य के सापेक्ष हम माध्य वर्ग विचलन की बात कर रहे हैं, यानी s2 की बात कर रहे हैं। तो d2 हो गया हमारा m2 - a। तब इन मानों को अगर हम इसमें रखें तो हमारा s स्क्वायर हो जाएगा n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, यानी s1 स्क्वायर की जगह हमने ये मान रखा, s2 स्क्वायर की जगह पर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर रखा। तो हमारा s स्क्वायर ये बन गया। संयुक्त श्रेणी के माध्य से हम जानते हैं, हमारे पहले लेक्चर की बात है, दूसरे लेक्चर की बात है कि संयुक्त श्रेणी का माध्य यदि m से व्यक्त किया जाए तो m क्या होगा? n1 इंटू पहली श्रेणी का माध्य प्लस n2 इंटू दूसरी श्रेणी का माध्य अपॉन n1 प्लस n2। अब हम यदि a को इस m से प्रतिस्थापित कर दें, यानी a की जगह पर m रख दें, तो हमारा s स्क्वायर जो है वो सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा। और इस स्थिति में d1 और d2 हमारे ये बन जाएंगे, यानी d1 हो जाएगा n2 इंटू m1 माइनस m2 n1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह d2 हो जाएगा हमारा n1 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन n1 प्लस n2, इक्वेशन नंबर 6। 4, 5, 6 का प्रयोग समीकरण 3 में करने पर तो हमारा s स्क्वायर की जगह हमने सिग्मा स्क्वायर लिख दिया। तो सिग्मा स्क्वायर यानी नई श्रेणी का मानक विचलन या प्रसरण सिग्मा स्क्वायर ये हो जाएगा। और हल करने पर बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो थोड़ी सी गणना करने के पश्चात हम देख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर ये हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। यानी सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा n1 सिग्मा स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर इंटू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर।